Sakshi, can you tell us briefly about yourself? So I come from Sanganer Tehsil of Jaipur district. I have done my schooling from Janki Devi Public School, Jaipur, and then I did my graduation from University Maharani College, Jaipur, in Bachelor's of Business Administration, and afterwards I did my post graduation from Delhi School of Economics in Sociology. Oh, very good. And your interests are flute playing and swimming. Yes, sir. Have you been represented in any state level or national level games? So not state level and national level. Till my school level, I used to participate in swimming competitions. और ये फ्लूट में कोई आपने कोई अचीवमेंट किया है फ्लूट प्लेइंग में? फ्लूट सर आई स्टार्टेड रिसेंटली अभी फ्लूट तो अचीवमेंट नहीं है बट सिटी पैलेस में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. अच्छा, एक बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं. हाँ कहाँ से लर्न किया? सर सिटी पैलेस से स्टार्ट किया था. रिस्पेक्टेड सर आर डी गौर सर है, उनके नेतृत्व में मैंने सीखा था फ्लूट. स्टार्टिंग उनसे की थी. और अभी आप फ्रेश हैं, 21 में ही आपने एमए किया है. यस तो सर. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ आए हैं. यस सर. 21 में ही एग्जाम दे दिया होगा. यस सर. सर थैंक यू. साक्षी, ये जो फ्लूट आप बता रहे हैं एक तो रेयर देख रहा हूं मैं कि वैसे एक और जैन है वो उनका यूट्यूब पे भी आता है. अच्छा फ्लूट बजाने. फ्लूट में और बाकी जो साज हैं इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें एक डिफरेंस बड़ा क्या कहना चाहिए प्रोमिनेंट डिफरेंस है. क्या है सर विंड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इन जनरल इंस्ट्रूमेंट्स? इन जनरल. सर ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स परकशन बेस्ड होते हैं. विंड तो वो भी है, हारमोनियम भी है. बट सर इसमें प्रोमिनेंटली मेजरली इसमें आपने कौन से फ्लूट बजाई, उसमें कितने सुर थे? छह हैं कि 7 हैं? यस सर, 6 होल्स तो सुर के हैं और हाँ. एक एम्बोशर होल है जिससे हवा ब्लो करते हैं. हाँ. बाकी सुर तो 7 हैं और उसमें 6 हैं. हाँ. तो एक सुर कैसे मैनेज करते हो आप 7वां? तो सर तो उसमें ना सारे फिंगर्स को ओपन कर देते हैं तो फिर एक सुर बचता है. वो क्या सरगम का होता है, स होता है या सप्तम, वो सप्तक है या स है, षडज है? नहीं सर, षडज जब सारे फिंगर्स ओपन कर देते हैं तो मध्यम स्वर बचता है. मध्यम में बचेगा. हाँ. अच्छा चलिए, तो ये फ्लूट का शौक कैसे पड़ा आपको? सर जब मतलब आई वाज इन स्कूल मुझे तब से ही शौक था. इंडियाज गॉट टैलेंट देखा था मैंने, उसमें एक प्रोमिनेंट कलाकार थे वो आके बजाते थे. और जब मैं 2019 में प्रेपरेशन मूड में तो थी तो मुझे लगा मेरे को एक सीखना है और सिटी पैलेस में बाय चांस दिख गया कि वो लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके होते हैं. तो कोई क्लासिकल नंबर बजाते हैं आप उस पे? यस सर, राग आती है मेरे को. अच्छा, कौन से वाली? राग खमज. राग खमज. हाँ. खमज ख से शुरू होता है, इसका कोई मतलब है? नो सर, आइडिया नहीं है. स को क्या कहते हैं? स रे का पूरा क्या है स का? सर स का फुल नेम है षडज. र का मतलब होता है ऋषभ. और ख, खरज नाम सुना है आपने कभी संगीत में? नो सर, नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा, तो आप संगीत में बहुत अच्छे, आपका वो है रुझान. इसके अलावा सोशियोलॉजी में आपका पीजी है? यस. और रिसेंटली किया है आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से? यस. तो आपने कुछ डिफरेंस देखा ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या एक बेसिक डिफरेंस है? सर जैसे मेरा ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहा है तो उसके कंपैरिजन में मैंने डिफरेंस ये देखा कि मास्टर्स, एक तो पहले तो कोर्सेज का ही बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पे सोशियोलॉजी किया है. सेकंड डिफरेंस वहाँ पे मुझे सोसाइटी में दिखा, यहाँ पे राजस्थान स्पेसिफिक लोग ही मुझे
मिले थे वहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया, और कुछ कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आके पढ़ रहे थे, उसका डिफरेंस था। एंड अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को ऑथर्स की बुक जनरली रेफर करते थे, जिन्होंने री इंटरप्रेट करके ओरिजिनल वर्क्स को लिखा है वो बुक्स पढ़ा करते थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल वर्क्स पढ़े जाते थे क्लासिकल ऑथर्स के, जैसे मार्क्स हो गया, एमाइल डर्कहाइम, इनके ओरिजिनल वर्क्स हमें रेफर करते थे वो लोग। आपको मिले कोई कार्ल मार्क्स का कोई ओरिजिनल वर्क मिला? यस, डास कैपिटल के चैप्टर्स हमें कुछ कुछ हमारे कोर्स में थे। अच्छा। सोशियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? सर ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट। कौन? क्या विशेषता, क्या उन्होंने कैसे शुरुआत की इसकी? सर उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया था, तो इसके लिए उन्होंने पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी का निर्माण किया था, जिसमें बोला जाता है कि हमें फैक्ट बेस्ड स्टडीज करनी चाहिए, जिससे सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन आगे बढ़े। और इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी दिया था, जिसमें बोला गया था कि सोसाइटी इवॉल्व्स थ्रू 3 स्टेजेस, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक, starting from religious, then metaphysical, then scientific stage. मेटाफिजिकल, आप इसको अ, एक ऐसे साइंस से जोड़ रहे हैं जो मेटा माने जो मटेरियल नहीं है ना? जबकि सोशियोलॉजी जो है वो मटेरियल चीजों को काफी कोरिलेट करती है, उसमें केवल जो एक सोशल होने का एक गुण है, एक एलिमेंट है, केवल उसको छोड़ के बाकी सब फिजिकल है। मेटा या एब्स्ट्रैक्ट उसमें बहुत कम है, फिर भी आप उसको मेटा से जोड़ रहे हैं। कोई सूत्र बताएंगे इसका? सर जैसे किसने दी ये थ्योरी मेटाफिजिकल वाली? नो सर। अच्छा, कोई एंशिएंट कोई वो पढ़ा आपने जिसने इन सब पे वर्क किया हो? सोशियोलॉजी पे भी वर्क किया है, पॉलिटी पे भी वर्क किया है, ज्योग्राफी पे भी वर्क किया है, सबको एक साथ पढ़ा है और सबको एक साथ बताया है। सर इफ आई वुड हैव टू गेस, आई थिंक मैक्स वेबर। मैक्स वेबर्स थ्योरी। यस सर। एक कोट में बता सकती हैं आप मैक्स वेबर्स थ्योरी क्या है? सर उनका प्रोमिनेंट वर्क है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक हमारा सेक्टर है जैसे कैपिटलिज्म, उसका ओरिजिन रिलीजन के फॉर्म में दिखाया गया है। जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है वो जिस एरिया में फ्लरिश हुई थी वहां पे कैपिटलिज्म की स्पिरिट देखने को मिली थी। और इनके अपोजिट में जैसे कार्ल मार्क्स थे, तो उन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म का सोर्स सोसाइटी का जो डिवीजन होता है बूर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटारिएट, उसके बेसिस पे देखा जाता है, बेस सुपर स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप में। तो सोशियोलॉजी जो है वो आप देखते हैं कि फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर ये डिफरेंशिएट या इसमें परिवर्तन होते हैं। एक निग्रो हैं, एक अमेरिकन, या एक इधर के हैं आपके चाइना, ठीक है ना, एक इंडियन सोशियोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये सब में वैरायटी है, वेरिएशन है। तो इसको आप एक पॉइंट पे लाके कहां जोड़ते हैं? सर एक पॉइंट कैसे? मतलब सोसाइटी को एज अ होल आप कैसे, मैं वो बताएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? सर सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल कस्टम्स, इनको जब स्टडी करेंगे तो इसके जो वेरिएशंस होंगे वो भी साथ में स्टडी होंगे। तो बट ये कॉमन एलिमेंट्स हैं कि जो कॉमन क्या है, मैं वही कह रहा हूं। सर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ सोसाइटी, उसके ट्राइबल ग्रुप्स और रिलीजन, ये वाले पॉइंट्स। अच्छा, ये सोशलिज्म कोई वर्ड है? सॉरी सर, सोशलिज्म कोई वर्ड है, कोई टर्म है? यस। क्या है सोशलिज्म? सर सोशलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें बोला जाता है कि जो स्टेट है वो रेगुलेट करेगी। जैसे कैपिटलिज्म बोलता है कि वी शुड गिव द बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट, बट सोशियोलॉजी बोलता है कि वी शुड गिव अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो each according to his ability and each according to his needs, yes, right?
सो ये वाली आइडियोलॉजी है, इसमें स्टेट का प्रोमिनेंट रोल रहता है कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट इक्वालिटी एंड इक्विटी स्टैब्लिश हो बिटवीन प्रोलेटारिएट एंड बुर्जुआ। अच्छा, ईगो को आप कैसे जोड़ते हैं सोशलिज्म से? ईगो, सर फ्रॉइडियन टर्म ईगो। हाँ, फ्रॉइडियन। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हाँ, सुपर ईगो। सर ईगो दैट वो फॉर्म होता है जिसमें हम लोग अवेयर होते हैं सराउंडिंग्स के बारे में, हम लोग मतलब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते बट दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, और इसका ही जो नेक्स्ट वर्जन होता है वो सुपर ईगो होता है जिसमें मॉरल वैल्यूज भी डेवलप हो जाती हैं। अभी जो जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चों का जो ब्रिंगिंग अप हो रहा है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 2-3 डिकेड्स। 2-3 डिकेड्स पहले जो जैसा होता था कि हम लोग उन पे कुछ चेक वो लगाते थे, चेक पॉइंट्स थे, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। बट नाउ ये जो फ्रीडम वाली बात आई है कि बच्चों को लेट देम बी फ्री एंड लेट देम लर्न ऑन देयर ओन वे, उनको अपने तरीके से चीजें सीखने दीजिए, करके सीखने दीजिए, तो दैट दे शुड बी सेट फ्री और एक्सपीरियंस करें चीजों को, उसके बाद सीखें। और एक लर्निंग होती थी सोशल लर्निंग, जब परिवार जो है वो किस तरह के होते थे, ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी, उनमें सीखने को मिलता था। तो अब आपको दोनों में मतलब 3 पॉइंट्स में भेद करके बता दीजिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, सो सर अगर मैं फैमिली के टर्म्स में देखूं, मतलब जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी वो एज अ कंजम्पशन एंड अ प्रोडक्शन यूनिट दोनों होती थी, तो उसमें जो चिल्ड्रन थे वो एज अ वर्कफोर्स भी देखे जाते थे कि इन फ्यूचर हमारा ये फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाएंगे या कुछ भी फैमिली आर्टिस्टिक स्किल्स भी हों, तो उसके लिए उन पे फ्रीडम कम दी जाती थी कि उन्हें यही जॉब करना है, यही स्किल्स आगे लेके जानी है। बट एज कम्पेयर टू मॉडर्न सोसाइटी फैमिली अब एक कंजम्पशन यूनिट ही रहा है, और अब दूसरे अदर ऑप्शंस भी हमारे पास काफी खुल गए हैं, जिसमें जैसे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे हैं कि आपको यही जॉब परस्यू करना है या फिर यही लाइन ऑफ थॉट लेके जाना है आगे, तो इसलिए आई थिंक उनके पास अब फ्रीडम ज्यादा रह गई है टू एक्सप्लोर। एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो फॉरेन में जाके भी हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मे बी जो कोर्सेज यहाँ पे नहीं हो और हमारा इंटरेस्ट अगर वहाँ पे। मैं सोशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओनली सोशलाइजेशन तो है ना, यही ठीक है। अच्छा, एक लास्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, यस सर, पनिशमेंट एक ही बात है ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी क्या है? So sir, these are two forms जिसके बेसिस पे हम पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अथॉरिटी के थ्रू हम अपने काम भी करवा सकते हैं। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी इसको बोल सकते हैं कि कुछ रिवॉर्ड्स दे के आप उसे खुश करके काम करवा रहे हैं। दी ये थ्योरी कौन थिंकर हैं इस तरह के जिन्होंने ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी या दी? नो सर, सॉरी। नहीं, चलिए। ये अनुच्छेद 370 यस सर, अभी न्यूज में क्यों है? सर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को रिलेट करता है कि दैट शुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंडिया की जैसे नॉर्मल स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसको वो वाला फॉर्म देना चाहिए। दैट इज ओके। अभी रिसेंट में न्यूज क्यों है? सर इसका रीइंटरप्रिटेशन करा जा रहा है कि मतलब इसका जो हटाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन वे में था या नहीं, इसलिए। कौन देख रहा है इनको? पार्लियामेंट की कमिटीज देख रही हैं। पार्लियामेंट्री कमिटी देख रहे हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सर पार्लियामेंट में डिस्कशंस चल रहे हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, पार्लियामेंट में आपने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में अभी एक मोशन को लेके आ रहा है, पता है आपको? 8 तारीख को नो ट्रस्ट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस। क्या है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? सर इसमें जब गवर्नमेंट के प्रति जो पार्लियामेंटेरियंस है उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि दे थिंक कि गवर्नेंस कैन नॉट बी कैरिड बाय द करंट गवर्नमेंट, तो वो लोग प्रपोजल लेके आती हैं। कैसे गवर्नेंस कैन नॉट बी कैरिड मींस व्हाट?
What is the yardstick for this? Is there any members issue? Yes, some minimum members होते हैं, but I can't How much? recall. I can't recall, sir. No, you can't do it. So, tell me what is this data protection bill? सर डेटा प्रोटेक्शन बिल में राइट टू प्राइवेसी जो हमारा आर्टिकल 21 के अंडर है उससे रिलेटेड है, एंड इसमें 2-3 फॉर्म्स के डेटा लाने कैटेगराइजेशन है, और जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है जो डेटा का स्टोरेज है वो आउटसाइड इंडिया के सर्वर्स पे होना चाहिए या इंडिया के सर्वर्स में होना चाहिए. अच्छा, तो इंडिया के सर्वर में which agency is going to store the data? सर आई कांट रिकॉल. Okay. Have you heard this Jaipur Express? Jaipur Express train. जयपुर एक्सप्रेस Train. ट्रेन, सर मेट्रो. I don't know. You have to say. नो सर. What is this Jaipur Express? अभी न्यूज में आया हुआ है. एक जयपुर एक्सप्रेस, मुंबई टू जयपुर. कोई किसी का हत्या हुआ है. एक आरपीएफ. कुछ सुना आपने? नो सर. अच्छा, what is happening in Nuh? सॉरी सर. Nuh. NUH. नूह की जगह का नाम है नूह. Nuh. सुना आपने? Nuh. नो सर. अच्छा, सुना नहीं. So ये बताओ कि जेड्डा टॉक्स क्या है? जेडा टॉक्स. Yes. Have you gone through this? नो सर. अच्छा, ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. यस सर. या गो अहेड. सर ये यूक्रेन में जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था. तो इसमें रशिया के साथ उन्होंने एक टाई अप किया था कि वो अलाउ करेगा बिकॉज ऑफ द करंट वॉर सिनेरियोस उन्होंने रोक दिए थे. सो यही है कि मतलब अभी रिसेंटली रशिया ने इसको रिवोक करने के लिए बोला है. तो वहाँ के जो एक्सपोर्ट्स है यूक्रेन से जो आते थे वो फिर से मतलब सप्लाई चेन इश्यूज होने के पॉसिबिलिटीज हैं अगर रिवोक हो जाती है ट्रीटी. इस डील में कौन कौन थे? नो सर, वो नहीं पता. इस डील की वजह से किन के लिए फायदा है? सर अफ्रीकन कंट्रीज. अफ्रीकन कंट्रीज. इसके अलावा सर यूक्रेन को भी है ही, मतलब एक्सपोर्ट होता है तो उनके पास करेंसीज आती है, एंड अफ्रीकन कंट्रीज को जो ग्रेन्स हैं वो लेस कॉस्ट पे मिल सकते हैं. इसके अलावा इट कम्स बियॉन्ड रशिया. उसके अलावा सर इंडिया को भी फायदा है बिकॉज मेजरली इंडिया एक्सपोर्ट करता है ग्रेन्स, एंड अगर यूक्रेन के ग्रेन्स कम आते हैं मार्केट में तो सप्लाई चेन इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती है अगर वहां से बंद होते हैं. हम कहाँ एक्सपोर्ट करते? विच नेशन इज एट द रिसीविंग एंड? सर अफ्रीकन कंट्रीज, यूएस सभी हैं. So African countries through this way you have to send it. सॉरी सर. Through this way you have to send it. अच्छा, अभी एक ब्रिज का कोलैप्स हुआ है. कुछ बता सकते हैं कि कौन सी ब्रिज है वो? ब्रिज. नो सर. Okay. What is a directorate? डायरेक्टरेट. इसको हिंदी में निदेशालय बोलते. सर दीज आर इंस्टीट्यूशंस जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए होते हैं. तो फॉर्मुलेशन कहाँ होती है? सर सेक्रेटेरिएट. अच्छा, तो डायरेक्टरेट का एक एग्जांपल बता सकते हो? डायरेक्टरेट ऑफ फूड सप्लाईज. Directorate of Food Supplies. Who will be the in charge of this or head of this institution? Sir, sorry, I don't know. अच्छा, you know RTI, right? RTI. Right Yes, to sir. information. Yes, sir. तो संविधान में कहाँ इसके बारे में जिक्र किया गया है? Sir, I think Article 19. So how do you interpret that? सर राइट टू फ्रीडम देता है आर्टिकल 19, एंड जब हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी चीज़ों के बारे में तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे फ्रीडम को, एंड ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट होती है. अच्छा, तो you know judicial review, right? यस. So what it is? सर जो लॉज पार्लियामेंट क्रिएट करती है एंड तो उसमें अगर कोई इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं जुडिशरी के द्वारा उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. हम कहाँ से लिया है इस
सिद्धांत को? सर यूएस। यूएस से। सो हु विल डिसाइड वेदर द लॉ इज वैलिड और नॉट? सर एज पर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो उसके रूल्स तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका चेक जुडिशरी करती है, तो So उसके then बेसिस पे। it must be parliamentary review than judicial review. सर बट जुडिशरी के पास भी पावर्स हैं देखने के। Okay. ये बताइए, एक तो होती है केंद्रीय योजनाएं और एक होती है केंद्र प्रवर्तित योजना, इन दोनों में क्या फर्क है? सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्या फर्क क्या है? सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में इम्प्लीमेंटेशन सेंटर के द्वारा भी हो सकता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करती है सेंटर, पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो दोनों में फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है पूरा? नहीं सर, पूरा नहीं होता, रेशियो में डिवाइड, कभी कभी पूरा भी हो सकता है एंड कभी कभी रेशियोज में आते हैं। रेशियो में भी हो सकता है। हाँ। तो अगर सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। हाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करती है। यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये फाइनेंस कमीशन है, यस सर। ये इसका क्या रोल क्या है, ये क्या करता है? सर ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डेवल्यूशन होता है फंड्स का, उसका रेशियोज डिसाइड करता है। कौन कौन से फंड्स डिवाइड होते हैं, ऐसे डिवॉल्व होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो आता है। कंसोलिडेटेड फंड तो एक वो फंड है जिसमें एवरी रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यूज गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर दैट। लेकिन करता क्या है ये फाइनेंस कमीशन? कौन कौन से रेवेन्यूज को डिवाइड करता है? किस रेशियो में डिवाइड करते हैं सर और अभी कितना प्रोपोर्शन स्टेट्स को देते हैं? अभी करेंटली सर 42% है। 42% है। ये कब डिसाइड हुआ था, कौन से फाइनेंस कमीशन में डिसाइड हुआ? सर 15th फाइनेंस कमीशन में। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन बनने वाला है नया? सर 16th बनेगा। 16th बनेगा। हाँ। तो ये 42% जो है ये दे देते हैं स्टेट्स को, तो बाकी का कहाँ जाता है? 52%, 58%? सर बाकी सेंटर खर्च कर लेती है अपने। तो ये तो बहुत डिस्टॉर्शन नहीं है? आपसे नहीं देखते कि डिस्टॉर्शन है? सर बट जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम या क्या कोई नाम बताइए, जैसे कोई बहुत बड़ी योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है और उसी पे खर्चा कर रही है। अच्छा, कौन से ऐसे टैक्सेस होते हैं जो इस डिवॉल्यूशन में नहीं आते, जिनको डिवॉल्यूशन में शामिल ही नहीं किया जाता? सर कांट रिकॉल। सेस और टैक्स में कोई फर्क है? सेस और टैक्स में कोई फर्क होता है? सर टैक्स फर्स्ट लगता है और उसके ऊपर सेस लगाया जाता है। फर्क क्या है उसकी नेचर में दोनों? हाँ। क्यों तो उसके ऊपर लगाने की क्या जरूरत है? मुझे टैक्स का परसेंटेज ही बढ़ा देंगे हम। सर पहले सेस 10% था, हम 11% कर देंगे। सर सेस कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए लगाया जाता है, जैसे सेस। हाँ, तो जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, तो उसमें अगर वो जो सारा एग्जांपल दीजिए, देखें सेस के। एग्रीकल्चर सेस कहाँ लगता है? एग्रीकल्चर सेस किस टैक्स पे लग रहा है? सर आई थिंक ऑल टैक्सेस पे ही लगता है वो। ऑल सारे टैक्सेस पे लग सकता है। जैसे इनकम टैक्स है हम देते हैं, उस पे एग्रीकल्चरल सेस लगती है? नो सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। जैसे किस टैक्स पे लगता है बताइए? जीएसटी पर लगता है। जीएसटी इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। तो लगता है? नहीं लगता सर अभी आइडिया नहीं है। नहीं मालूम। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, ये अभी गिग वर्कर्स को लेके एक कानून राजस्थान में बना है। यस सर।
बनाया, इसी तरह के वर्कर्स को लेके एक कानून सेंटर ने भी बनाया क्या? आई डोंट थिंक सो सर। नहीं, हाँ, सो कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो उसके अंदर वो उनके लागू नहीं है क्या, या लागू है? सर आई थिंक 4 कोड्स आए थे, तो उसमें से 2 लागू हो गए थे, तो पर 2 अभी नहीं हुए हैं। तो अब जैसे अगर यही प्रोविजंस विग वर्कर्स के सेंट्रल एक्ट में भी हैं और हमारे एक्ट में भी आ गए, तो ये दोनों लेजिस्लेशन हो सकते हैं क्या, दोनों स्टेट एंड सेंट्रल? सर लेबर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, जो सर स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर सेंट्रल ने तो कोड बना रखी है, आप खुद ही कह रहे हैं, तो वो गलत है। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर, मतलब कॉन्करेंट भी हो सकता है। Would it be a concurrent subject? No. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताइए, अब आप तो बड़े फैमिलियर होंगे इस चीज से कि टोमेटोज जो है बड़े महंगे हो रहे हैं, इससे क्या कारण है इसका, आपको क्या कारण नजर आ रहा है? सर एक तो जो एक्सेस मानसून है उसकी वजह से जो हमारा क्रॉप था वो डैमेज हो गया था, एंड यूजुअली जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो सितंबर के अराउंड होता है, तो अभी अगर हार्वेस्ट नहीं हुआ है तो फिर वो पर जो ये शॉर्टेज है। स्थिति तो हार्वेस्ट होने की तो हर साल आती है, हर साल हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर में ही आएगा, तो इसी साल क्या विशेष बात होगी? और बाकी से हमारा जो एक्सपोर्ट्स था वो भी अभी ज्यादा बढ़ गया था, टोमेटोज गेटिंग एक्सपोर्टेड, वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स और ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। टोमेटोज की बात करें हम तो केवल एक्सपोर्ट की वजह से ज्यादा टमाटर बाहर चला गया, इस वजह से महंगा है? सर मेजर रीजन आई थिंक सर मॉनसून्स की वजह से क्रॉप फेलियर हुआ था, उसकी वजह से मार्केट शॉर्टेज हो गई। क्रॉप तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सितंबर में हार्वेस्टिंग सीजन है, अभी तो आया ही नहीं वो सीजन। एंड सर जो पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज होता है उसमें भी अगर ध्यान से नहीं रखे तो लॉसेस हो जाते हैं, वो भी एक रीजन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, आप प्रशासन में आना चाहते हैं तो, और एसडीएम या इवेंचुअली कलेक्टर तक बनना चाहते हैं, इसमें सोशियोलॉजी जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसका क्या उपयोग आपको नजर आता है? सर जैसे जो सोशल कस्टम्स ऑलरेडी राजस्थान में प्रेवलेंट है, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, घूंघट प्रथा हो गया, तो इसके रिगार्डिंग मैं सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव ला सकती हूँ। सेकेंडली बिकॉज आई एम अ वुमेन, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी मेरा पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे रहेगा कि कैसे फेमिनिस्ट तो ठीक है, आप बीइंग ए वुमन कैंडिडेट आप कर सकते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि क्या उपयोग होगा? आपने जो सब्जेक्ट इतना वास्ट, आपने तो एमए किया है उसमें, वो बताइए कहाँ यूज कर पाएंगे आप? और बड़ा यूज है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है। तो सर ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट वो भी इसमें आ जाता है, जैसे जो हमारा इकोनॉमिक सोशियोलॉजी सब डिसिप्लिन होता है उसमें बताया जाता है कि जो इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन टच रहता है, जैसे सोशल कनेक्शंस होते हैं उनके फॉर्म्स पे कई बिजनेसेस चलते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो भी जो मनी पूलिंग होती है वो उसी बेसिस पे हो पाती है बिकॉज दे कम टुगेदर एज अ सोसाइटी। सो ये सब इनिशिएटिव्स मैं प्रमोट कर पाऊंगी। अच्छा, अभी एक बता दीजिए और क्वेश्चन, ये राहुल गांधी जो है उनको एक मामले में अभी एक सजा हो गई है ना? यस सर। और उससे उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा, वो कौन से प्रोविजंस थे जिससे उनके ऊपर ये प्रभाव आया? सर डेफेमेशन केस था वो। डेफेमेशन। कौन से ऐसे लॉज थे जिसमें ये प्रभाव आ गया, ये उनके ऊपर कि उनकी एमपी की सदस्यता ही चली गई? ये कौन से कानूनों में है वो? मतलब सर जिससे उनका मेंबरशिप रद्द मेंबरशिप ही चली गई।
हालांकि अब वो स्टे हो गई, रेस्टोर हो गई, हो जाएगी, लेकिन आप वो गई क्यों थी, मेंबरशिप छीनी क्यों गई? Sir, can I take a guess? Yeah. Representation of People's Act. उसमें प्रोविजंस है ना इससे? हाँ. ठीक, थैंक यू. Thank you, sir. आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ. आपका जो मोमेंट है अंदर वो भी अच्छा था. इट वाज बैलेंस्ड. और जो ब्रीथिंग थे वो भी प्रॉपर थे. और विद बिगर यू स्टार्टेड. लेकिन स्लोली जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए और आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसका मैं सही जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इंटरनली आप फील कर रहे थे इस चीज को कि ये सवाल का जवाब ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं दे पा रही, है ना, कॉम्पैक्ट एंड परफेक्ट. आप ये फीलिंग आनी शुरू हो गई. तो आप स्लो होते चले गए. आपकी वॉइस भी लो होती चली गई. कॉन्फिडेंस भी आपने डाउन हो गया आपका, है ना. और ये फर्स्ट जो हाफ है उसी में आपका काफी कॉन्फिडेंस चला गया था. जबकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यदि आप को कोई क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं आता है और आप उसमें गैस वर्क करना चाहते हो तो या तो परमिशन ले लीजिए बोर्ड से. जैसे कि आपने लास्ट में लिया, अभी लास्ट बिल्कुल जब जाने लगे तब आपने कहा सर मैं गैस कर सकती हूँ. तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ठीक है ना. उससे आपने कॉन्फिडेंस आता कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ऑनेस्टली कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू चीट द बोर्ड. बोर्ड को धोखा नहीं दे सकते आप, ये तो आपको मालूम है. ठीक है. तो कॉन्फिडेंस जो है वो गया इसकी वजह से कि गैस वर्क आपने बिना पूछे और अपने आप ही उस पर यस और नो लगाते रहे और हिट एंड ट्रायल करते रहे. ऐसा करके देख लेते हैं, ऐसा बोल के देख लेते हैं, ये ठीक होगा तो. और फिर बाद में आपने क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर दिया. यहाँ तक कॉन्फिडेंस लूज कर लिया आपने अपना. और सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन को रिपीट करके पूछते हैं क्या आप ये पूछना चाहते हैं, यस दिस एंड दिस. ओके. तो इसके अलावा एक बिल्कुल साफ स्पष्ट तो आपने कह दिया आई थिंक आर्टिकल 19. ओके सर. है ना. यू थिंक, हाउ कैन यू थिंक इफ दैट इज अ फैक्चुअल आंसर. आंसर इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वो भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आर्ट उसमें है क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जिन्हें इधर उधर थोड़ा बहुत भी नहीं किया जा सकता अपनी मर्जी से. ठीक है ना. एक ये ध्यान दें आप. और स्माइल आपका बीच बीच में आप मेंटेन करते रहे, याद रहा तो, नहीं तो आप लूज किए बीच बीच में. ठीक है ना. तो उसका आपने थोड़ा सा बैलेंस. नॉलेज अच्छी है आपकी इसके बावजूद भी, लेकिन उसको थोड़ा सा समेटने की जरूरत है. टू द पॉइंट आने की जरूरत है. क्रिस्पी आने की जरूरत है. क्रिस्पी करने की जरूरत है उसको. क्रंची एंड क्रिस्पी हो. आंसर जो है वो बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि यस इससे अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता. ठीक है ना. कॉम्पैक्ट हो. सर फिर और उसमें डिटेल्स और ऐड करनी पड़ेगी क्या मुझे? हाँ, स्टडी आप तो एक तो कब है आपका इंटरव्यू? अभी डेट नहीं आई है. आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक बार वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. या कोई एक बार ऐसा अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके उसको वापस देख सकते हैं. ठीक है ना. उससे समझ में आ जाएगा. एक जगह तो आपने बिल्कुल हद कर दी. सर बोले जा रहे हैं, आप करें बोर्ड को हूं तो है ही नहीं, यस सर या नो सर, और बीच में आप नोडिंग क्यों कर रहे हैं? नोडिंग. अच्छा, नोडिंग. अच्छा, मतलब सर जैसे अगर सर का क्वेश्चन लंबा है और मैं तो फिर मैं मतलब स्टैटिक. हाँ बिल्कुल, आप सुनते जाइए. अच्छा. हूं नहीं करना है. एक स्टोरी नहीं चल रही है यहाँ पे. हम कोई रामायण नहीं सुना रहे हैं. तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि आप एक्नॉलेज करेंगे उसको. एक्नॉलेज हो रहा है, दैट इज अंडरस्टूड. नहीं करना है. हूं और हूं भी कहना है. यस सर, ओके सर. आप उसको ऐसे एक्नॉलेज करिए. हूं क्या, ये तो बिल्कुल इनफॉर्मल हो गया ना. अच्छा. तो आपको इनफॉर्मल होने की इजाजत नहीं है बोर्ड के सामने. ठीक है. और पावर ऑफ वॉइस आपने बाद में थोड़ा बहुत अच्छा था जब आप शुरू में आए. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. और वैसे भी जैसे हम आपसे हमने पूछा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो दिल्ली का अपना एक अलग ऑरा होता है डीयू का. यस सर. वो आपने शुरू में दिखाया. दैट वाज वेरी नाइस एंड अप्रिशिएट.
बट आप लूज करते चले गए, उसको मेंटेन करिए। और ये होगा आपके साथ कि आपको डीयू का जैसे ही डिग्री देखेंगे, वो भी सोशियोलॉजी में, तो बोर्ड आपसे क्वेश्चन जो है उसी स्तर के पूछेगा, उसी स्टेटस के। और थ्रू आउट योर इंटरव्यू दे विल ट्रीट यू एज अ डीयू स्टूडेंट। भूल जाइए आप महारानी कॉलेज में, ओके, ठीक है ना? तो उस स्टैंडर्ड पे आपको आना पड़ेगा, राइट? बाकी बहुत अच्छा था आपका अटायर, बहुत अच्छा है, ठीक बैलेंस्ड है, और सोबर जो एक लुक होता है वो है। हल्का सा मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत लाइट मेकअप, बहुत लाइट, ठीक है। बाकी से मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे जहाँ सोशियोलॉजी आता है वहाँ मेरे थोड़े ठीक आंसर्स आ जाते हैं, और करंट और जैसे पॉलिटी आता है तो इधर मेरे कम आते हैं। करंट अफेयर्स, पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों को कंटिन्यूअस रीडिंग विल इम्प्रूव दिस। कंटिन्यूअसली पढ़िए, रोज अखबार पढ़िए, दो तीन अखबार रोजाना पढ़िए। पर जैसे आप लोगों को भी फील हुआ होगा ना ये चीज। हाँ, वो बता दिया मैंने, बताया ना सर ने कि फर्स्ट हाफ तक तो मोर और लेस सब्जेक्ट पे कन्फाइंड थे, तो तब तक तो ठीक रहा। जैसे ही सर ने इधर से आपको दूसरे तरफ ड्रैग किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके तो गया, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई, है ना? ये नहीं आनी चाहिए। बाकी से जैसे जयपुर और राजस्थान के लिए फिर न्यूज़पेपर और ये सब भी। It's not only Rajasthan, Jaipur. You have to be, aware of major happenings at the national level International and level. international level. एंड आंसर्स क्रिस्प करने की जरूरत है। आंसर्स क्रिस्प भी, हाँ, आंसर्स क्रिस्प तो होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। टू द पॉइंट बोलिए ना, तो है आपके आंसर्स क्रिस्प थे, शॉर्ट थे, लेंथी आंसर नहीं थे। हाँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन कई जगह आपने क्या किया कि जैसे अभी इन्होंने कहा, मैं नहीं रोका आपको, मैंने कहा बस यहीं तक बताना है। ओके। आप एजुकेशन पे और इस पे चले गए थे, तो मैंने कहा बस इतना ही बताना है, इससे आगे आप ये बताइए, ठीक है ना? ठीक है सर। मतलब गैस भी करा तो इंटेलिजेंट गैस करना चाहिए, विदाउट दैट जो है आपने कुछ भी आंसर दे दिया, वो गलत जा रहा है, एंड देन यू आर कंफर्मिंग कि हाँ यही है, वो गलत है। ठीक है, थैंक यू।